Tomorrow on 2nd April, we are bringing the Waqf Amendment Bill. ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। तो ये बिल किस लिए ला रहे हैं? देश में नफरत फैलाने के लिए। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो संविधान ने हमें दिया है उसके ऊपर वो बुलडोज कर रहा है। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे, ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी। आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा। लगातार जो है इस तरह के हमला बीजेपी जो है करने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल वो पेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार जब दिल्ली में सरकार बनी तो 2 बार की तुलना में सीटें बहुत कम हो गईं, लेकिन इस बात का ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि सरकार के काम करने के रवैये में हो सकता है इससे कोई बदलाव आए। लेकिन इस बार हरियाणा चुनाव जीतने के बाद, महाराष्ट्र जीतने के बाद, दिल्ली जीतने के बाद फिर से ऐसा लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी जैसे अपने गठबंधन के मजबूत सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि वो जिस कानून को पास कराने का जिद कर ले उसे वो पास करा देती है। इसलिए बजट सत्र के आखिरी दिनों में वक्फ संशोधन बिल को वो टेबल करने जा रही है। विपक्ष ने एक तरफ से ऐलान कर दिया है कि वो पूरी ताकत के साथ वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगे, क्योंकि यह धार्मिक रूप से हस्तक्षेप है। सरकार अभी तक विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाई है। पिछली बार भी जब यह बिल पेश हुआ था, चंद घंटों की बातचीत के बाद जब विपक्ष ने विरोध किया तो इसे जेपीसी को भेज दिया गया था। पहले 10 साल में कोई बिल ऐसा नहीं था जिसे जेपीसी को भेजा गया हो। एक आध अपवाद कोई हो तो हमने नहीं देखा, लेकिन इस बार जेपीसी को इस बिल को भेजना पड़ा। जगदंबिका पाल की अगुवाई में जेपीसी बनी। 6 महीने तक उसने अपनी मीटिंग की, सारे लोग उसमें शामिल हुए और 14-15 सिफारिशें जेपीसी ने सरकार को भेजी। विपक्ष इस बात से ऐतराज करता रहा कि जितनी सिफारिशें उसने दी, विपक्ष के सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया। आज प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इस बात का इशारा भी किया कि जेपीसी ने जब अपनी फाइनल रिपोर्ट सैकड़ों पन्नों की बनाई तो चंद घंटे हमको दिए कि इसको पढ़ लीजिए। संशोधन हमारे शामिल हुए नहीं हुए इस बात का पता नहीं, लेकिन सरकार का दावा है कि 14 से 15 संशोधन जो जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने दिए थे उसको सरकार ने एकोमोडेट कर लिए हैं। अब 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे सरकार इसे फिर से लोकसभा में पास कराने के लिए टेबल कर रही है। विपक्ष की तरफ से चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह हो, या चाहे असउद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम मुस्लिम नेता इसके विरोध में हैं। यानी पूरा विपक्ष पूरी ताकत से कह रहा है कि हम इसको पास नहीं होने देंगे, लेकिन सरकार इसे पास कराने के लिए चल रही है। जब इस बात के बाबत सर्वदलीय बैठक हुई, प्रतिनिधियों ने मिलकर तय किया हम इस पर चर्चा करेंगे, तो विपक्ष की तरफ से ये मांग की गई कि 12 घंटे की चर्चा इसमें होनी चाहिए, विधिवत समय मिले। सरकार ने 8 घंटे की चर्चा का समय निर्धारित किया। किरण रिजिजू जो इस पूरे मामले में अगुवाई कर रहे हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि सरकार इस बातचीत के लिए तैयार है। 8 घंटे मुकर्रर किए गए हैं, फिर बहुमत से इस बात का फैसला संसद में चर्चा के दौरान भी लिया जा सकता है कि हम कुछ समय बढ़ाएंगे या क्या करेंगे। कल का दिन बहुत अहम होने जा रहा है। विपक्ष कितनी ताकत से इस बात को समझा पाएगी कि ये मुसलमानों का फायदा नहीं है, इसमें कितनी तैयारी से विपक्ष आएगा ये कल पता चलेगा। सरकार कितनी तैयारी से ये समझा पाएगी कि कैसे मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल हम ला रहे हैं। क्योंकि कोई भी सरकार हो, अपना कोई भी बिल जब वो पेश करती है तो क्या कभी वो कहती है कि हम उनका फायदा नहीं चाहते? क्या नई शिक्षा नीति 2020 जब सरकार ने पास किया तो क्या यह कहा था कि इससे शिक्षकों की शिक्षा बिक जाएगी, छात्रों की फीस महंगी हो जाएगी, पूरी शिक्षा को प्राइवेटाइज करने के लिए ग्रेडेड ऑटोनॉमी से लेकर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की बात, क्लोजर मर्जर के तहत स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को बंद करने की बात होगी?
सरकार ने तो कुछ नहीं बताया, बिल पास कर दी। शिक्षकों और छात्रों ने विरोध किया, हालांकि यह विरोध चूंकि शिक्षा पर था इसलिए इतना बड़ा नहीं हो पाया, साथ इतना आंदोलन को नहीं मिला और नई शिक्षा नीति लागू हो गई। लेकिन किसानों के कानून जब लागू हुए तो उन कानूनों को जब सरकार ने पास किया था तब भी तो यह कहा था कि हम किसानों के फायदे के लिए ले आ रहे हैं। किसान नहीं माने, किसानों को लगा कि यह हमारा फायदा नहीं, चंद पूंजीपतियों के फायदे के लिए सरकार ले आ रही। किसानों ने आंदोलन किया, सड़क पर बैठे, उनके आंदोलन से सरकार को झुकना पड़ा। मोदी जी को यह कहना पड़ा कि शायद उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी और उन्हें वो बिल वापस लेना पड़ा। हालांकि सरकार चालाकी से किसी और रास्ते इस तरह के तमाम अपने नियत के काम करती चली जा रही है। वक्फ संशोधन बिल, इसके साथ क्या होने वाला है? कल और परसों का दिन बहुत खास होने वाला है। सरकार पहले इसे लोकसभा में टेबल करेगी और उसकी मंशा है कि कल ही चर्चा हो जाए और कल ही मंत्री का उस पर जवाब आ जाए, परसों राज्यसभा में इसे टेबल किया जाए। सरकार को दोनों तरफ बहुमत है और सरकार ये चाह रही है कि इस बहुमत से हम इसको कानून का रूप दे लें। अब विपक्ष क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है कि सरकार बुनियादी सवालों पर बात करने की बजाय ऐसे विवादित मसलों को जानबूझकर ले आ रही है जो उनकी राजनीति के लिहाज से तो फिट बैठता है, लेकिन एक धारणा की तरह से भाजपा इस बात में कामयाब होना चाहती है कि पहले वो CA NRC ले आए, फिर उसके बाद वक्फ संशोधन बिल लेके आ रहे हैं ताकि यह पता चले कि मुसलमानों को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। क्या इस कॉमन सेंस को आगे बढ़ा करके अपने पॉलिटिकल एडवांटेज में बीजेपी एक हार्डकोर हिंदुत्व की दिशा में इस देश को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी? ये इस समय एक मुहाने के वक्त पर यह देश खड़ा है, इसलिए यह बिल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो किसी मुसलमान को कभी टिकट नहीं देती और न उसे मुसलमानों को कोई परस्ती है कि उन्हें वोट चाहिए। लेकिन इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो केवल मुसलमानों के वोट से जीत जाए। लेकिन मुसलमान ये चाहता है, मुसलमानों ने अपना नेता कभी मुसलमान को माना भी नहीं उस तरह से, लेकिन फिर भी देखिए देश में विडंबना क्या हो रही है। वो मुसलमान क्या सोचेगा इस बात को लेकर के बार बार उकसाया जाए, इस तरह से बीजेपी के फेवर में जाएगा। अखिलेश यादव ने इस बात को बहुत साफ तरीके से कह दिया कि बुनियादी मसलों पर ध्यान हटा रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम इस तरह का विभाजनकारी चीज होने नहीं देंगे। तो इनका हर फैसला गलत है, हर फैसला इनका पॉलिटिकल है, हर फैसला भारतीय जनता पार्टी इसलिए लेती है क्योंकि दे वांट वोट्स, दे डोंट केयर अबाउट एनीवन। उनके लिए वोट बड़ी चीज है। वोट अगर किसी से मिल रहा होगा वो फैसला ले लेंगे और समाज में नफरत फैलाने की बात करते हैं। लेकिन असली इम्तिहान इस बात का है कि क्या JDU और TDP इसका समर्थन करेंगी। हालांकि दोनों की तरफ से इशारे इस बात के लिए आ रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। मुस्लिम संगठनों ने इस बात की अपील की, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बात को कहा कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, अगर इन चारों को हटा दिया जाए, जैसे TDP के पास 16 सांसद हैं, JDU के पास 12 हैं, चिराग पासवान के 5 सांसद हैं और RLD के 3 सांसद हैं, अगर इन चारों ने इस पर समर्थन नहीं दिया तो 257 वोट हो जाएंगे, 293 में से घटकर 257। अगर TDP यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने समर्थन नहीं दिया तो 265 बचेंगे। अब इसका इशारा JDU की तरफ से आने लगा। जब पूछा गया ललन सिंह से कि आप इस बिल के समर्थन में हैं कि विरोध में हैं, उन्होंने कहा कि कल सदन में पता चलेगा कि हम इसके समर्थन में हैं कि विरोध में। वहीं JDU के एक बड़े नेता, पुराने नेता गौस खान ने इस बात की तरफ इशारा किया कि नीतीश कुमार को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। यानी JDU अभी क्या करेगी इस बात का पता नहीं। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि संदेह था कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करने की गुंजाइश नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको चूंकि मुसलमानों का वोट मिलता रहा है तो इस पर या तो वॉकआउट कर जाएं या कुछ और कर लें। अगर कोई इसमें से वॉकआउट करता है तो भी इसे सत्ता का फेवर माना जाता है, इसलिए वॉकआउट करके वो ये नहीं चाहेंगे कि न सत्ता के साथ खड़े हुए न मुसलमानों के साथ खड़े हुए। इसलिए नीतीश कुमार को मनाने के लिए खुद अभी चंद रोज पहले अमित शाह बिहार गए थे। उन्होंने सारी सेटिंग गेटिंग बनाई है और कोशिश की है कि JDU बीजेपी का साथ दे। अभी यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या JDU कल
बीजेपी का साथ देती है। टीडीपी की तरफ से सॉफ्ट स्पोकिंग बातें आ रही हैं कि वो साथ में है, लेकिन पिछले दिनों टीडीपी की तरफ से यह अखबार में खबर छपी कि वो वक्फ संशोधन में मुसलमानों का हित चाहते हैं, इसलिए वो मुसलमानों का नुकसान नहीं होने देना चाहेंगे। आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी को पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उनकी राजनीति में जाट और मुसलमान दोनों कितनी अहमियत रखते हैं। इस देश में जिस कदर सांप्रदायिक माहौल है, समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता जयंत चौधरी क्या इसको नहीं समझ रहे होंगे कि इस बिल में अगर वो सरकार का समर्थन करते हैं तो इसका राजनीतिक रूप से असर उनकी राजनीतिक भविष्य पर क्या पड़ेगा। चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं और उन्हें भी लगता है कि बिहार की राजनीति में यह कैसे संभव होगा कि एक समुदाय को बिल्कुल हाशिए पर रख दिया जाए, वो समुदाय एकदम से नाराज हो जाए, वो समुदाय एकदम से इस बिल को अपने लिए स्वीकृत नहीं मान रहा है। इसीलिए चिराग पासवान ने बीते दिनों एक टीवी चैनल को दी हुई बातचीत में इस बात की तरफ इशारा भी किया कि ये हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है, इससे जरूरी भी बहुत सारे विषय हैं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में there are bigger issues, there are bigger things that needs to be addressed and we need to talk about that rather than just talking about Hindu and Muslim. लेकिन दूसरी तरफ लोगों का यह मानना है कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो या जयंत चौधरी हो, इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना कुछ दिया है और आगे इतना कुछ देने के लिए उनके पास है कि वो किसी भी हाल में इसके विरोध में कैसे जाएंगे। यानी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती और मुश्किल की है। अब जैसे इंडिया अलायंस की तरफ शिवसेना का उद्धव गुट है, पिछली बार तो वो बायकॉट कर गया, अब इस बार उद्धव गुट क्या करेगा। जब यह सवाल संजय राउत से पूछा गया तो संजय राउत ने कहा पहले बताओ नीतीश नायडू क्या करेंगे फिर हम बताएंगे। क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से क्या कोई आखिरी मौका है जिस पर वो केंद्र में बीजेपी सरकार को मुश्किल में डाल सकते हैं और इस बात का एहसास करा सकते हैं कि आप गठबंधन की सरकार हैं, इसलिए ऐसे कुछ जरूरी चीजें पीछे रख दीजिए। गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव अटल बिहारी वाजपेयी को रहा, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब भी एनडीए की सरकार चली, उन्होंने अपने रेडिकल इस तरह के तमाम मुद्दों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर रखा। गठबंधन की सरकार चलती रही। पिछले 10 साल इस सरकार को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को, ऐसी किसी शर्तों को मानने का कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। उन्होंने जो मन में आया वो किया। अब इस बार 240 रह गए। नीतीश और नायडू के समर्थन से सरकार चल रही है, इसलिए लोकसभा में ही मुश्किल होने वाली। और इस मुश्किल से वो कितना लड़ने के लिए अपनी रणनीति बना चुके हैं, क्या वो रणनीति पूरी तरह बना चुके हैं, इसीलिए वो इस बिल को फिर से पेश करने जा रहे हैं? क्या इसे टाला नहीं जा सकता? इसका मतलब मोदी और शाह अपने नियंत्रण को, अपने वर्चस्व को और अपनी ताकत को दिखाने के लिए सबको मैनेज करके, चाहे वो लालच से, चाहे वो दबाव से, चाहे वो कुछ और देने की गुंजाइश से, अगर सब कुछ कर चुके हैं तो ये सरकार को मजबूत करेगा। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार में से कोई एक भी गच्चा दे गया, कोई एक भी अगर वॉकआउट ही कर गया, तो इससे सरकार के ऊपर तो एक मुश्किल आएगी ही आएगी। एक क्रेडिबिलिटी की लिहाज से देखें, क्योंकि सरकार अब इस बात को समझाना चाहती है कि देखो हम केवल हिंदुओं का हितैषी नहीं है, हम मुसलमानों के भी हितैषी हैं। लेकिन मुसलमान कह रहा है भाई इतना हितैषी मत बनो, हम जैसे चल रहे हैं चलने दो, कानून के हिसाब से आप अलग अलग चीज़ों को लड़ा रहे हैं। इसलिए अगर ये बिल पेश हो गया, अगर ये बिल लोकसभा में पारित हो गया, अगर ये राज्यसभा में भी पारित हो गया, तो उसके बाद की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी, विपक्ष क्या रणनीति बनाएगा और इस देश के मुसलमान इसका विरोध करने के लिए क्या किसान आंदोलन की तरह एक संयम वाला, एक अनुशासित, एक दीर्घकालिक, एक सुनियोजित, व्यवस्थित, संविधान सम्मत आंदोलन खड़ा कर पाएंगे? क्या विपक्षी दल इस तरह की कोई आंदोलनकारी जमीन तैयार कर पाएंगे? और क्या मीडिया या सरकार जैसे किसानों से ट्रीट की वैसे ही मुसलमानों के आंदोलन पर वही रवैया अख्तियार करेगी क्या? आने वाले दिनों में तो गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने शाहीन बाग का आंदोलन देखा है और शाहीन बाग ने क्या क्या झेला, जामिया ने क्या क्या झेला, मुसलमान क्या क्या झेल रहे हैं,
ये मुसलमानों को पता है। संविधान के दायरे में रह करके अपने हितों को संरक्षित करने में आगे कैसे मुसलमान ट्रीट करेंगे, इसका इम्तिहान मुसलमानों का भी, इम्तिहान विपक्षी दलों का भी है कि वो कैसे लोकतंत्र में एक जन आंदोलन खड़ा कर पाते हैं कि अगर सरकार इस बिल को पास कर ले जाती है तो उनका रवैया क्या होगा। और इम्तिहान इस बात का भी है कि सरकार इस तरह के बिलों को ला करके देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है। आने वाले 1 से 2 दिन इसके इम्तिहान के हैं। इसलिए अब यह देखना दिलचस्प है कि भारतीय राजनीति में आगे कौन सा पड़ाव आने वाला है जो दिशा तय करेगा कि इस देश में संविधान सम्मत लोकतांत्रिक जगहें कितनी बची हैं और देश की राजनीति अब किस नई दिशा में जाएगी। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि नीतीश, नायडू, जयंत और चिराग क्या कदम उठाएंगे, इसका सुझाव भी नीचे दीजिएगा। अपनी राय रखिएगा कि उद्धव ठाकरे का गुट क्या करेगा। हम भी अपनी राय आपसे साझा करेंगे और फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो इस पर विश्लेषण करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना आपको मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी X या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और ज़रूरी सवाल के साथ जो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करता है और आने वाले समय को एक दिशा देता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।